19 सितंबर से शुरू हो रहे राजस्थान विधानसभा के सत्र के इस बार हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। 15वीं विधानसभा के 7वें सत्र का ये दूसरा सत्र है। सत्र को लेकर भाजपा सड़क से लेकर सदन तक घेरने की रणनीति बना रही है, जिसमें भाजपा गोवंश पर बरप रहे कहर पर विधानसभा का घेराव भी करेगी, साथ ही सदन में भी सरकार को घेरेगी। इसके साथ ही राजस्थान की कानून व्यवस्था, महिला अपराध, उदयपुर करौली की घटना को लेकर भी सरकार पर विपक्ष हमलावर रहेगा। सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी सत्ता पक्ष ने कर ली है। सभी विधायकों और मंत्रियों को तथ्यात्मक जवाब देने को कहा गया है। हालांकि कांग्रेस भी लंपी वायरस पर केंद्र पर सीधा हमला बोलेगी और लंपी वायरस को महामारी घोषित करवाने के साथ साथ मुआवजा देने की मांग करेगी। इस बीच कांग्रेस पूर्वी जिलों के लिए पेयजल योजना ERCP पर भी भाजपा को कठघरे में खड़ा करना चाहेगी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र भी हंगामेदार रहा था, वहीं इस सत्र के भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। देखना होगा कि विपक्ष की सदन में क्या रणनीति रहेगी और उस पर सत्ता पक्ष अपना क्या रुख रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के 15वीं विधानसभा के 7वें सत्र की। वैसे तो इसे पार्ट 2 भी कहा जा रहा है, लेकिन जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है तो वो एक ही माना जाता है कि ये 7वां सत्र चल रहा है।
इस सत्र की कुछ रोचक बातें भी होंगी। रोचक बात यह है कि इतना लंबा सत्र अगर यूं काउंट करें तो यही होगा कि अपने बीच में उसे स्थगित रखा और उसके बाद में इसके भी पीछे कुछ सियासी जानकारों का या फिर हमारे पत्रकार साथी हैं उनका मानना है कि जब संकट था अशोक गहलोत के सामने, सियासी संकट खड़ा हो गया था, तो राज्यपाल महोदय को कई बार लेटर लिखा, यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन किया गया कि आप एक बार सत्र को बुलाइए। उन्होंने कहा कि 21 दिन से पहले मैं नहीं बुलाऊंगा। तो कुछ ऐसा बताया जाता है कि आप स्थगित कर दीजिए, अधिकार है विधानसभा अध्यक्ष का निश्चित काल के लिए स्थगित, आप बुला लीजिए, राज्यपाल के पास फाइल नहीं जाएगी। श्याम जी को मालूम है, गवर्नर महोदय से इस बात को लेकर पूछा भी गया था, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई असंवैधानिक कुछ नहीं है। जब सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है तो उसको कभी बुलाया जा सकता है। खैर, लेकिन यह सत्र कुछ स्पेशल होगा। स्पेशल इस मायने में होगा कि विपक्ष हमलावर है, कभी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की कोशिश, कभी महिला मोर्चा, कभी युवा मोर्चा, कभी पार्टी, इस स्तर पे काफी प्रदर्शन हुए हैं। अब लंपी का कहर प्रदेश सहित कई राज्यों में है, लेकिन यहाँ जवाब मांगा जाएगा सरकार से, क्योंकि सरकार में जो भी बैठे हुए हैं वो उनकी जवाबदेही है। आप किस तरह से देते हैं ये आपका आउटलुक है, लेकिन आपको जवाब देना है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा होगा जिसपे अक्सर बाहर कही जाती है ये बात। और जैसे जैसे विधानसभा सत्र चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे इस सत्र में भी आपको एक एग्रेसिवनेस नजर आएगी, और उसकी एक वजह यही है। तो चले, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। रामनारायण मीणा साहब राजस्थान विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य हैं कांग्रेस से, और छगन सिंह राजपुरोहित भाजपा से जुड़ रहे हैं जो विधायक हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, ये सत्र खास इस, देखिए यूं तो हर सत्र खास है क्योंकि जनता की आवाज इस उम्मीद के साथ वहां विधायकों को भेजा जाता है कि वो हमारी वॉइस बनेंगे। अब कितने उठा पाते हैं नहीं उठा पाते हैं एक अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर अगर हम किसी कहें तो वो आपका लेजिस्लेचर का, जहां भी है, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, उसे मान करके चलते हैं। ये उम्मीद होती है कि यहाँ जनता की आवाज सुनाई जाती है, सुनी जाती है, उसे उठाया जाता है, और जो साथी उठाते हैं उनकी आवाज उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता की आवाज होती है। तो ये सत्र तो खास, तो इसी मायने में हर सत्र खास होता है। लेकिन इस बार हम ये कह सकते हैं कि जब ये सत्र चल रहा होगा उसके ठीक 1 साल बाद, उसके आसपास मान लीजिए विधानसभा चुनाव का अनाउंस भी हो जाएगा, ये मान के चलते हैं। तो लगभग साल भर का समय इस समय विधायकों के पास में बचता है, तो कोई भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, और दर्ज इस मायने में चाहे वो विरोध करके, चाहे क्षेत्र की समस्या, क्योंकि अगर काम भी नहीं होता तो मैं विधायकों से जानता हूं कईयों को जिनसे बात करते हैं, तो वे कहते हैं कि देखिए हमने आवाज उठाई, वो अपने पुस्तिका में दर्ज भी करते हैं कि हमने विधानसभा में क्षेत्र के इतने सवाल लगाए। तो क्या कुछ रहने की संभावना है इस बार? देखिए योगेंद्र जी, ये सत्र तो नहीं कहा जाएगा, ये 15वीं विधानसभा का 7वें सत्र का सेकंड पार्ट है, क्योंकि नया सत्र नहीं है। क्योंकि विधायकों का टेक्निकल तरीके से प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें छिन जाता है, क्योंकि पुराना सत्र है, इसलिए इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। जिस विधायक ने 100% नहीं पूछे उसको पूछने का अधिकार मिलेगा। लेकिन आप देखिएगा कि विडंबना यह है कि लोकतंत्र में आप कहते हो कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और सदन को पवित्र मान करके यहाँ पर अधिक से अधिक बैठकें करने की बात भी करते हैं सैद्धांतिक तौर पर। लेकिन ये सब चीज देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि देखिए रामनारायण जी खुद विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं। ये भी जब कहते थे तो कहते विधानसभा ज्यादा चलनी चाहिए, और अभी भी कहते हैं, लेकिन विधानसभा नहीं चल पाती। लेकिन ये जो पार्ट 2 सत्र है, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए हो जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी सत्र के ठीक बाद में होगा, और यहाँ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी अपनी मन की इच्छा प्रकट करते हुए कहा है कि मैं 3 साल तो पूरे कर गया हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि आगे भी चुनाव का संचालन करूं और केंद्रीय समिति को अपने को अवगत भी कराया। तो दोनों ही पार्टियों में, और ये भी बात सही है कि कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ऐसी स्थिति में दोनों प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष
कांग्रेस का, ये सब कुछ निर्णय होगा तो मुख्यमंत्री का निर्णय कहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री का विदाई कुछ ऐसी चर्चा भी हो सकती है विधानसभा में, चर्चा का विषय बनता है। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष है वो विधानसभा में जिस प्रकार का नियम कानून कायदे बना दिए और जिस प्रकार से जिसका अधिकार होता है उसको प्रश्न पूछने नहीं देते, एक नई प्रवृत्ति शुरू हो गई सरकार के बचाव वाली। ये कहने को तो है कि मैं निष्पक्ष रहता हूँ और सब कुछ चलने देता हूँ, लेकिन रामनारायण जी जैसे वरिष्ठ विधायक को अगर पूछने नहीं दिया जाए और विधानसभा से बाहर जाने के लिए कह दिया जाता है तो इनको निश्चित रूप से कष्ट होता है। अब ये बस लंपी बीमारी है और बीमारी के अंदर सरकार जिस सजगता से गायों के प्रति समर्पित भाव से लगना चाहिए था, नहीं लग पाई। इसलिए प्रतिपक्ष निश्चित रूप से क्वेश्चन भी कुछ लगे हैं, क्योंकि पहले दिन तो कुछ होगा नहीं, दूसरे दिन 20 तारीख और 21 तारीख को कुछ प्रश्न लगे, पक्ष के भी लगे विपक्ष के भी लगे, तो वो कोशिश करेंगे इसके अंदर सरकार से पहुंचने की और सरकार बताने का प्रयास करेगी और सरकार सीधे तौर पर ये कहेगी कि राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। इसलिए हमने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया है और प्रधानमंत्री से हम मांग कर रहे हैं। तो अब विपक्ष कोशिश करेगा सरकार को घेरने की और सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी, आप हमारा साथ नहीं देते और हमको, लेकिन जो शेष लग रखा है गायों के लिए, शेष लगा रखा है और उसका क्या उपयोग हुआ, इस कम से कम सरकार को ये बताना पड़ेगा। तो ये बात इन सवालों के जरिए बात आप सही कह रहे हैं कि लंपी एक ऐसा मुद्दा होगा। देखिए क्राइम और सारी चीजें तो आप जब हाथ रखेंगे तभी मिल जाएगी, हर राज्य के अंदर की बात होती है ये तो, लेकिन लंपी को लेकर के आप सही कह रहे हैं कि लंपी बेरोजगारी का एक मुद्दा होगा, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा भी कह चुके हैं कि 22 सितंबर को घेराव करेंगे, बीजेपी उसमें साथ लग सकती है क्योंकि उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं। चले रामनारायण जी के पास जाना चाहूंगा मैं। कह रहा 20 तारीख को बीजेपी ने विधानसभा घेरने की घोषणा कर दी है, इसलिए आप देखिएगा अब करोड़ी का 22 तारीख वाला मामला नहीं चलेगा, 20 तारीख को तो ये विधानसभा, तो इसलिए विधानसभा में किसानों का मामला है और काफी तादाद में गायें मरी है, मुआवजा नहीं मिला है, तो गायों के समर्थन होते हुए किसानों के वोट सबको चाहिए, इसलिए मामला गरमाएगा और कितना कोशिश करेंगे बीजेपी क्या बुलाने की, ये तो अब सत्र जब चलेगा जब आप और हम देखेंगे और रामनारायण जी कितना बोल पाएंगे, क्योंकि इनका आज इनके क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी गए, पता नहीं है वहां क्यों नहीं गए, इनका अपना खुद का मामला होगा, क्योंकि जब भी विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं जिलों में तो सब हर विधायक जाता है कि मैं भी उपस्थित दर्ज कराऊं, क्योंकि ये तो काफी खुद सीनियर है, इसलिए इनको तो मुख्यमंत्री की शक्ल दिखाने और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में रहने का ज्यादा नहीं, विधानसभा की तैयारी करने के लिए अपने मोर्चे पे सही समय पर जयपुर आ गए। ये इनको बधाई देने वाली बात है कि सतर्क है और संजीदा व्यक्ति भी है। चलिए मैं रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा। सर आप काफी सीनियर हैं, इस बार लंपी को लेकर के माना जा रहा है, बेरोजगारी को लेकर के माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के या विरोधी दल के, विपक्ष और विरोधी दल के साथी वो जो सत्ता में भी शामिल हैं, क्योंकि मैं विरोधी दल इस वजह से कहता हूं, जब चुनाव लड़ते हैं आमने सामने तो विरोधी दल ही होता है, उसके बाद में चाहे आपका पैचअप हो चाहे आप साथ लग रहे हो, वह भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे कि हमने जनता की आवाज उठाई, जनता की आवाज बने, वहां जाकर के मूक दर्शक की तरह नहीं बैठे हम जाकर के। तो क्या लगता है इतना सहज होगा ये सत्र? देखिए देवेंद्र जी, सत्र तो बहुत सहज है, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उसमें ये सब दिखावटी है। जब तक नतीजा नहीं निकले बहस का, उसके आधार पर काम नहीं हो, तब तक सब बेकार की बात है। सत्र का ये दूसरा पार्ट भी नहीं है, तो एक तरह से सप्तम सत्र है, कंटिन्यू कहेंगे इसे, और कंटिन्यू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने 100 के 100 क्वेश्चन दे दिए और विधानसभा सचिवालय ने उनसे 10 या 12 क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिए। क्यों कर दिए? पहले पूछा जाता था, आजकल नया प्रोसीजर हो गया है, सीधी चिट्ठी आती है कि आपने नियमों का पालन नहीं किया है। हम नियमों की कोई ट्रेनिंग थोड़ी होती है। इसलिए मेरा तो आपसे अर्ज करना है कि ये कोई बोलने वाला नहीं है, ये केवल दिखावटी बातें होगी, सत्र आसानी से चलेगा। और जहां तक माननीय श्याम सुंदर जी ने जो फरमाया कि करोड़ीलाल जी, आपने भी बोला कि करोड़ीलाल जी 22 को घेराव करेंगे, करोड़ीलाल जी ने बेरोजगारी में उसकी जाति को ही खत्म कर दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज डॉक्टर करोड़ीलाल के समाज की है। सबसे ज्यादा दुर्दशा यदि हुई है तो उस समाज की हुई है। अफसर कमजोर हो रहे हैं, नौकरियां कम मिल रही है और उनका आरक्षण का कोटा भी बिल्कुल खत्म सा कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उनके पास कोई ज्यादा कहने को कुछ दम नहीं है, लेकिन चूंकि बेरोजगारी है, ये हिंदुस्तानी स्तर है। डॉक्टर करोड़ीलाल का मैंने फोटो देखा था, प्रधानमंत्री के साथ गले मिलता हुआ, वो फर्जी था, दिखावटी था, बनावटी था, लेकिन उनको पार्लियामेंट में बोलना चाहिए। इसलिए वो बात तो अलग अलग मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि विधान
छात्र जो है, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को लंबी बीमारी के अलावा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पास ये भी कहा जाएगा कि लंबी बीमारी को राष्ट्रीय घोषित करो, और हम जनता के लोग ये सोचेंगे कि दोनों लड़ रहे हैं। जबकि आज तीनों फोटो आपने देखे होंगे, आपकी टीवी में आ रहे थे, मैं देख रहा था, मैं हंस रहा था। ये तो स्पीकर साहब के दोस्त हैं, ये मुख्यमंत्री जी के दोस्त हैं, तो ये आपस में दोस्ती चलेगी। ईमानदार लोगों का काम करने का तरीका यदि माना जाए, राजनीति में स्वच्छता आ जाए, शुद्धता आ जाए दोनों पार्टी में, तो देश आगे बढ़ेगा। देश तो वैसे ही कमजोर हो रहा है, इसलिए सत्र किसी का पार्लियामेंट का चलो, विधानसभा का चलो। आज पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सीमाएं सुरक्षित है तो कितने हिल टॉप दे दिए। तो ये आज कहने का तो मुद्दा नहीं है, लेकिन श्याम सुंदर जी जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा, क्या देश के साथ हो रहा है। तो ये सत्र 2 या 3 दिन का होगा, इसलिए होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली पाबंदी है कि 6 महीने से ज्यादा विधानसभा का, पार्लियामेंट का दूरी नहीं होना चाहिए बैठकों की। वो दूरी का आज क्योंकि फरवरी में बजट सत्र आ जाएगा, इसलिए ये बीच का पीरियड है, ये 1 या 2 दिन भी चल जाए, 4 दिन चला जाए, यदि शांति से 10 दिन चला जाए, जो होगा सरकारी वो वॉइस ऑफ बोर्ड से हो जाएगा पास। ये कुछ नहीं होगा, जनता आशान्वित है कि सत्र में कुछ होगा, ये मुझे लगता नहीं है। जी साहब योगेंद्र जी, चलिए आप सही कह रहे हैं, बहुत लंबा चलने का संभावना कम है, नहीं चल पाएगा। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। खैर हमारी सबकी इच्छा यही है कि सत्र चलना चाहिए, खुद स्पीकर भी ये बात कहते हैं, लेकिन अब सरकार कितना बिजनेस लेकर के आती है डिपेंड इस पे करेगा। देखिए योगेंद्र जी, ये खाना पूर्ति वाला सत्र है, ये तो रामनारायण जी ने स्पष्ट कर दिया कि खाना पूर्ति करी, क्योंकि विधान में लिखा है कि 6 महीने में सदन की बैठक बुलाया जाना जरूरी है, इसलिए वो पूरी की जा रही है। अब देखिए मैं क्वेश्चन देख रहा था, कुछ क्वेश्चन लोगों के जो अभी फाइल हो गए देखने को, रामनारायण जी तो देख भी लिए होंगे। लिम्पी के मामले को लेकर के निश्चित कुछ तारांकित प्रश्न भी है, कांग्रेस का भी है और इसके भी है। श्याम जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास में, आप जन टीवी के साथ बने रहें। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। Traditionally interested in the rich history and culture of India, and that is why we suggest that we should intensify the negotiations on the visa-free tourist exchanges. We could also think about holding cross-years of Russia and India in 2024. एक्सेलेंसी, फिर से एक बार एक्सेलेंसी आपसे मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों पे बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी, और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है, और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई हैं, और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं, और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है, और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर उनके रास्ते निकालने होंगे, और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम
सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और लोग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए, और मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए। हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायलैटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे। विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। रहे थे समरकंद ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, और हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के 7वें सत्र की, 15वीं विधानसभा और 7वां सत्र। चलिए, हमारे साथ छगन सिंह राजपुरोहित जी जुड़ गए हैं। मैं श्याम जी आपके पास आऊंगा, लेकिन छगन जी को एक बार मैं जानना चाहूंगा। छगन जी, विधायक दल की बैठक है आपकी, उसमें सारी चर्चाएं और सत्र अगले दिन है, तो क्या कुछ तैयारी है? क्या मुद्दे ऐसे रहने वाले जिसके लिए कहा गया हो कि आप लोग तैयार होकर आइए? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये जो विधानसभा का सत्र है, 7वां सत्र है, ये पूर्णतः लोकतंत्र के खिलाफ ही है। वैसे हमारे जो जितने भी विधायक थे जिन्होंने 100 प्रश्न लगा दिए थे, उनको प्रश्न लगाने का अधिकार छीन लिया। अभी राष्ट्रमंडलीय बैठक में खुद स्पीकर ने कहा था, यूपी की चर्चा करते हुए, कि बड़ी विडंबना की बात है कि 20 बैठकें होती है, तो कहीं न कहीं उनको सोचना चाहिए राजस्थान के प्रति कि क्या राजस्थान में कितनी बैठकें हुई पूरे साल में, क्या उन्होंने इस बारे में चर्चा की? और यहाँ तक जिस विधायकों के बोलने का जो अधिकार था वो भी आपने छीन लिया। इसके प्रति भी इनको गहनता से सोचना चाहिए। अभी जो मुद्दों की बात करें हम, सबसे पहला तो अभी जो भयंकर तरीके से चारों तरफ, विशेषकर जोधपुर संभाग की तो बात करें तो यहाँ त्राहिमाम चल रही है। यहाँ पर गौ माता में जो लंपी स्किन डिजीज के बारे में, यहाँ पर अगर हम चर्चा करते, दवाइयों की चर्चा करते हैं, भामाशाह को तैयार कर करके, भामाशाह के पास जा जाकर हम लोग उनसे जो भी मांग कर, यहाँ के कार्यकर्ता जो भी गौ भक्त है, वो जा जाकर घर घर जाकर उनके लिए पैसा इकट्ठा, चारा के लिए पैसा इकट्ठा करके सेवा कर रहे। सरकार की तरफ से कोई भी तरह का, सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन में इनकी चर्चा हो रही है। यहाँ पर धरातल पर कोई काम नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन विशी हो रही है। लेकिन काम करने के लिए जब चर्चा होती है तो यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो काम कर। दूसरी चर्चा करें, पूरे के पूरे राजस्थान में विद्युत सप्लाई पूरी तरह से बाधित है। कहीं पर भी
शाम के समय हो, सुबह के समय हो, विद्युत आती नहीं है। लाइट की प्रॉब्लम इतनी जबरदस्त है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में, मैं तो ये मैं विशेषकर जोधपुर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ घूमता रहता हूँ पूरे संभाग में। लाइट की हर जगह मैं फोन करता हूँ तो क्या स्थिति है, तो लाइट मिलती नहीं। फिर कहते हैं सरकार में हमने बिजली मुफ्त की। बिजली तो मुफ्त तब 50 यूनिट मुफ्त की है, तो 50 यूनिट तो मुफ्त तो तब करोगे जब बिजली मिलेगी। पूरे राजस्थान में कहीं बिजली नहीं। कानून व्यवस्था की हम बात करें, क्या बिजली आ नहीं रही या बिजली कटौती हो रही है? बिजली आ नहीं रही या कटौती हो रही है? पूरी मतलब 24 घंटे में से 4 घंटे पूरे गांवों में लाइट सप्लाई हो रही है, 4 घंटे सिर्फ, वो भी ऐसे टाइम में जो जरूरत भी नहीं है। और ये लेकिन ऐसी, चलिए मैं एक बार छगन जी, श्याम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है आपको, विद्युत कटौती है या फिर बिल्कुल बिजली गायब है? देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि कुछ क्षेत्रों में बारिश हो जाने के बाद इसका जिस तरह से उत्पादन कम हुआ है, कई जगह तो अभी यह संयंत्र भी बंद पड़े हैं और कुछ जगहों पर समस्याओं का हो सकती है लेकिन जिस तरह से छगन जी बोल रहे हैं, भाजपा को सड़कों पे आना चाहिए, नहीं आ पा रहे हैं। सड़कों पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? अभी तो भाजपा खुद ही सड़कों पर अब तो इन्होंने तो सरकार ने सड़कों पे इस वजह से नहीं आ रहे, सड़कों पे गड्ढे आते हैं। हम सड़कों पर आते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुकदमे दर्ज होते हैं। क्या फर्क पड़ता है? कोई सुननी नहीं है, सुनना है ही नहीं है। आज सड़कों पर ही है। सुनो तो सही छगन जी, क्योंकि आपके लोग भी एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं है। अगर एकता के सूत्र में बंद करके एक साथ सड़कों पे आकर के सरकार को जगाने का काम करो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, मैं अब सुनिएगा, राज्यपाल है आपकी पार्टी की तरफ से कोई अभी गया क्या मिलने के लिए कि साहब ये सत्र ठीक ढंग से नहीं हुआ? राज्यपाल मैं और ये जो योगेंद्र जी दोनों ही खाना खाने गए थे, बुलाया था 3 साल पूरे होने पर राज्यपाल ने। इन्होंने कहा था कि इसमें उनका कोई दिक्कत नहीं है, तो संवैधानिक रूप से विधानसभा बुलाई गई है, इसलिए मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं है। अब आपको आपत्ति कैसे हो रही है जब राज्यपाल अनुमति दे रहा है? राज्यपाल को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो यहाँ पर राज्यपाल के मतलब कि अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, यहाँ पर विधायकों का हनन हो रहा है। तो आपके विधायकों का हनन हो रहा है। इससे पहले राज्यपाल को कहना है जी सत्रवासन कर देता हो, कि उसको कहो एक चिट्ठी लिख करके भाई इसका सत्र को सत्रवासन करके नया सत्र बुलाओ। वो समय पर रहते हुए आप जागे नहीं। इन्होंने तो अपने तरीके से सत्र बुला लिया, फिर आप कह रहे हो। देखिए अधिकार है आपको, अधिकार का उपयोग नहीं कर पाए राज्यपाल के माध्यम से। नए सत्र का अगर पहले कर लेते आप, सत्रवासन हो जाता तो स्थिति नहीं होती। लेकिन देखिएगा सत्र है और सत्र छोटा होगा, 3 या ये देखिए कागजी खाना पूर्ति होगी, इसलिए सत्र मैं आपके इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये जो कह रहे हैं ना आपके करना चाहिए, इनका उद्देश्य नहीं है, सदन चलाना ही नहीं है। सत्र 2-3 दिन चलेगा, उसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं होंगे, किसी भी प्रकार का ध्यानाकर्षण नहीं होगा। कहा जा रहा है प्रश्नकाल होगा, ये कहा जा रहा है होगा, वो भी देख लेना आप। लास्ट टाइम में उसको भी कैंसिल कर देंगे। अब मेरी बात सुनिए, आप देखिएगा कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, उसमें कार्य का विवरण किस प्रकार से बांटा जाएगा, सारी बातें तय तो आपस में करते हो आप कि कोई सरकार कितना बिजनेस लेके आती है, कितने विधेयक आ पाते हैं, क्योंकि विधेयक और एक आध पॉलिसी जरूर निश्चित रूप से इस सत्र में आएगी और होगा। अब लिम्पी के मामले को लेकर देखिए, साफिया ने भी एक क्वेश्चन लगा रखा है, चंद्रभान ने भी लगा रखा है, जिसका आगे 21 तारीख को है दोनों के क्वेश्चन। और उसके अलावा देखिएगा कर्जा माफी के मामले को लेकर के कसनिया ने 20 और 22 तारीख दोनों में प्रश्न लगा रखे हैं। अब किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं हुआ, आप तरीके से सब कुछ, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह का रुख अपनाते हैं आपको बोलने ही नहीं देते, सारी बातें नहीं करते। इसलिए आपको विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता को कहना चाहिए कि हमको विशेष रूप से चर्चा कराए जाने के लिए होना चाहिए कि हर दिन कोई ना कोई मामले को लेकर चर्चा का विषय। और एक मेरा सवाल है, यहाँ एक मेरा सवाल है, मैं अक्सर देखता हूँ क्योंकि वहां पे जब हम कवर करते हैं, सभी पार्टियों में पिछले कुछ वर्षों से, या कहूं कि विधानसभाओं से, पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी और अभी भी, कुछ गिने चुने चेहरे होते हैं कि बस वही छाए रहते हैं और उन्हीं को अवसर मिल पाते हैं। देखिएगा जिस प्रकार अब कोई सक्रियता नहीं दिखा। आप देखिए 4 साल पूरे होने वाले बाद आपने विधानसभा में जो पुराने लोग हैं वही बोल रहे हैं, नए लोगों को तो कुछ लोगों को देखिएगा सुनने को मौका मिला, बाकी तो पहचान में नहीं आए। कोविड में बीत गया। बिल्कुल इस पर मैं कमेंट लेना चाहूंगा, रामनारायण जी का एक कमेंट लेना चाहूंगा। रामनारायण जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं।
देखिए, नए लोग हैं। अभी मैंने आपकी जो तस्वीरें देखी, खबर चली जन टीवी पे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ कुछ नए साथी भी थे जो पहली मर्तबा जीत करके गए। अभी उत्तराखंड वहां के विधानसभा के कार्य व्यवहार और देखने के लिए गए थे आप लोग, एक सांस्कृतिक टूर पर, अच्छी बात है। लेकिन इसी तरह से क्या विधानसभा सत्र के दरमियान हर पार्टी को, कोई पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियां हो, क्या वास्तव में कुछ ऐसा होना चाहिए कि नए सदस्यों को अवसर मिल सके? ये सही है योगेंद्र जी। अभी हम टूर पे गए उत्तराखंड विधानसभा में, ये कार्रवाई देखी हमने। इतना जरूर है, मेरे अलावा 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे। हमें ये कतई महसूस नहीं हुआ 11 का जो सदस्य था विधानसभा के, इतना पारिवारिक रिश्ता, रिलेशन हमारे रहे, मैं स्वप्न में नहीं सोच सकता। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने वो याद दिलाए। और मैं उन तीनों बीजेपी के सदस्यों को विशेष धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये योगेंद्र जी सही बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी में एक स्थिति बन गई है और वो स्थिति साफ बनी हुई है कि नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के अलावा वो किसी को बोलने नहीं देते। और चेयर इतनी समझदार है, उनको धन्यवाद देना चाहिए स्पीकर साहब को कि उन दोनों को मौका मिलता है। और बीजेपी वाले सत्र स्टार्ट होने के मतलब बैठकें स्टार्ट होने के पहले बोलेंगे, उसके बाद वो दोनों के कब्जे में रहते हैं। हाँ, कांग्रेस की लीडरशिप को धन्यवाद देता हूँ, चीफ विप को धन्यवाद देता हूँ, सबको बोलने का मौका मिलता है। तो ये दोनों में अलग अलग चीजें, जब वो दोनों बोलेंगे तो आप जानते हो दोनों बिजनेसमैन है, अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए सत्र में कोई व्यवधान होने वाला नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की समस्याएं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है तो उसको उठाएं, और कोई सही बात इन्होंने उठाई, कांग्रेस के साथी इनका साथ देंगे, गवर्नमेंट से वो काम करवाएंगे। हम कांग्रेस, मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि राजस्थान में विधानसभा में कोई बात आया जो घोषणा पत्र है उसकी पूर्ति हो, और उसी पूर्ति पे उन्होंने विधानसभा के माध्यम से जो जो घोषणा विधानसभा में की है सबकी पूर्ति कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी कुछ सतर्क है और हम भी सतर्क है। हम भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले ताकि राजस्थान के विकास को और गति मिल सके, लेकिन बोलते नहीं तो राजस्थान के विकास से कोई मतलब नहीं। जैसे अभी गौ माता का नाम आया, मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन चलाया, इस देश के किसी विधानसभा में, पार्लियामेंट में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने गौ मांस का भक्षण करने वाले को मंत्री बना रखा है या किसी स्टेट में है, उसको निकाला जाए। ये आंदोलन चलाएंगे, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि हम उसमें पूरा साथ देंगे, लेकिन चलाएंगे नहीं। कथित करने में अंतर है। इसलिए योगेंद्र जी सही स्थिति साफ है कि जिस तरह से विधानसभा का सत्र आया है, 3-4 दिन में क्वेश्चन लगेंगे और उस क्वेश्चन को हम चाहते हैं क्वेश्चन लगे, हम चाहते हैं मंत्रियों को हम उसमें खड़ा करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले हल्ला करेंगे और क्वेश्चन और नहीं होने देंगे, उससे हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा, हनन हो जाएगा। इसलिए मैं छगन जी हम भी चाहते हैं कि ये हंगामे की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए, विधानसभा का सत्र हंगामे की भेंट ना चढ़े। अभी रामनारायण जी ने कहा कि प्रश्नकाल होने नहीं देते हैं, हंगामा शुरू कर देगी बीजेपी, वो भी यही चाहते हैं, सत्ता पक्ष भी कि चलिए ठीक है, हो गया काम। तो आप लोग एक स्ट्रेटेजी के तहत केवल की लंपी का गाय माता करे पुकार, हमारा करो इलाज, इस तरह के आप स्लोगन तो चलाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ नहीं करेंगे। सुना रामनारायण जी को, रामनारायण जी को सुना भी आपने। रामनारायण जी का साफ कहना है कि बीजेपी को संयमित तरीके से सुनने करके सवाल उठाने चाहिए, जवाब मांगे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रश्नकाल में हमने हंगामा सिर्फ और सिर्फ रीट में जो चीट हुई थी उस दरमियान किए थे, और रीट में जो चीट हुई थी वो आप पूरे राजस्थान में पूरे युवाओं ने बड़ी कड़ी मेहनत करके परीक्षाएं दी थी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वापिस उनका आधी एक परीक्षा रद्द की, एक नहीं की, और उसमें सिलेक्शन हुए। सिलेक्शन भी उसी के हुए जिन्होंने चीट किया था, और वो बहुत बड़ा घपला हुआ था, उसके खिलाफ हमने किया था। उन्होंने सिर्फ और बात को हमने पूरे राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को पता चले कि लोगों ने रीट में कितनी चीट की है, इसलिए हम भी चाहते हैं, हम चाहते सभी, हमारे प्रश्न लगे हुए थे, सभी के सभी प्रश्न हमारे लगे हुए होते, विपक्ष के लगे, हम चाहते हैं कि विधानसभा पूरी तरह से चले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कथनी और करनी में कुछ विषय ऐसे हैं जिनके जवाब भी नहीं देते। हम कुछ विषय ऐसे हैं जिनके प्रश्नों के उत्तर आज भी पेंडिंग पड़े रहेंगे। जवाब कब मिलता है? ये विधानसभा स्थगित हो जाएगी, उसके बाद आपके पास एक कॉपी आएगी, क्योंकि उसमें सरकार का कहीं न कहीं उसमें खुला हो जाता है, खुलासा होता है कि आप ये काम नहीं कर रहे। कुछ विषय प्रश्न जानबूझकर पेंडिंग रखे जाते हैं।
जानबूझकर। ये आप राम नारायण जी, ये मैं आप तक सूचना इसलिए पहुंचा रहा हूँ कि आप ये कहे, सभी को कहे कि जो प्रश्न लगे हुए, जो लिस्टेड हुए, उनके पेंडिंग नहीं, हाथों हाथ प्रश्न करे और उनको लिस्ट करके, मेरे कई प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर। रामनारायण जी कुछ कह रहे हैं, रामनारायण जी कुछ, समय कम है। छगन जी, रामनारायण जी कुछ कह रहे हैं। मैं योगेंद्र जी आपको एक विश्वास दिलाता हूं और छगन जी को पूरी तरह विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों ने यदि क्वेश्चन आवर और 0 आवर चलने दिया और उसमें डिस्कशन सही ढंग से किया तो फिर आपकी बात मानी जाएगी कि हमारे मंत्री कितने सक्षम है कि नहीं है, ईमानदार है, कैसे हैं। आप उस चीज को पकड़ो, हम आपका साथ देंगे, ईमानदार से साथ देंगे। लेकिन आपके दोनों लीडर, माफ करना, आपके दोनों लीडर चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस के ऊपर वार किया जाए। हम कांग्रेस वाले चाहते हैं कि कांग्रेस में सुधार हो, हम कांग्रेस वाले चाहते हैं कांग्रेस में सुधार हो, आपके साथ देंगे। आप चाहते हैं आपके लीडर, वो दो नेता बोलते तभी आप सुनते हो, तो सुनते भी नहीं हो। अगर वो नहीं बोले तो आप सुनते नहीं है। तभी आपका, पहली मैं माफी चाहूंगा सर, समय कम है। छगन जी समय कम है। श्याम जी 30 सेकंड में बात करिए क्योंकि टाइम हो चुका है। योगेंद्र जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों पार्टी के प्रभारी आ रहे हैं जयपुर, और एक तो वो तैयारी भी करेंगे कि प्रदर्शन कैसे होगा बीजेपी के 18 तारीख को बैठ, और इनके भी प्रभारी आ रहे हैं। ये सरकार को कितना कुछ कर पाएंगे ये तो रामनारायण जी बताएंगे। तो प्रभारी पहली बार आ रहे हैं सत्र से पहले, तो तैयारी होनी चाहिए विधानसभा का। मीटिंग में आ रहे हैं, हमारे प्रभारी तो मीटिंग में आ रहे हैं। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। तो चलिए, हंगामेदार रहेगा विधानसभा का सत्र, इसे हम खारिज नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की भी अपनी तैयारी होगी। उनका भी हमलावर जो दस्ता है जो जवाब देगा वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है। विधायक दल की बैठकें, उनमें जो तय होने वाला है वो सारा कुछ तैयारी हो चुकी है, लेकिन इंतजार करना होगा कि ये देखने के लिए कि वास्तव में जनहित के लिए कितनी बातें हो पाती हैं। मोटिव यही होना चाहिए और जनता भी यही सुनना चाहती है कि ये हंगामे की भेंट ना चढ़े, क्योंकि पहले तो सभी की चिंता ये रहती है कि सत्र जो है उसकी बैठकें कम होती हैं और होती हैं। अगर वो भी हंगामे की भेंट चढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण होगा। संयमित तरीके से अपनी बात कहें और इस हाउस को चलने दें, जनता की आवाज आ सके, सरकार बाध्य हो जवाब देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। आपको भी, छगन जी को भी, श्याम जी को भी।